नमस्कार, स्वागत है आपका। एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए कई राज्यों में बीजेपी को कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। पूरा देश इस समय चुनावी मोड में नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं और चुनाव जीतने की कोशिश में जुट गई हैं। इसके लिए वो जमकर प्रचार प्रसार भी कर रही हैं। चुनाव से पहले बीजेपी जनता को अपनी जीत का विश्वास दिला रही है। वोटर को विश्वास दिलाया जा रहा है कि विरोधियों को चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे। लेकिन इन सभी के बावजूद बीजेपी की राह इतनी आसान नहीं जितनी दिखाई दे रही है। ऐसे में सवाल ये है कि बीजेपी ने जो 400 पार का टारगेट सेट किया है, क्या वो उसे हासिल कर सकती है या फिर उसकी रफ्तार पर ब्रेक लग सकता है। बात अगर यूपी की जाए तो उसे यहाँ ठाकुरों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी के खिलाफ ठाकुर समाज के रोष का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जगह जगह बीजेपी के प्रत्याशियों को विरोध प्रदर्शन का सामना करना पड़ रहा है। बात अगर हरियाणा की जाए तो किसान आंदोलन की वजह से जाट समाज बीजेपी से काफी नाराज चल रहा है। हरियाणा में किसान का मतलब जाट ही होता है। किसान आंदोलन में हरियाणा के किसानों ने जमकर सक्रिय भूमिका निभाई थी। पंजाब में किसान बीजेपी के लिए स्पीड ब्रेकर बनकर खड़े हो गए हैं। यहाँ किसानों ने बीजेपी के उम्मीदवारों के विरोध का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, किसानों ने 11 सवालों की एक लिस्ट भी तैयार की है। वोट मांगने आ रहे बीजेपी प्रत्याशियों से ये सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले गुजरात में भी पार्टी के खिलाफ आवाज उठने लगी है। यहाँ राजकोट में राजपूत समाज के लोग केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने हाल ही में राजपूत समाज को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके चलते वो पुरुषोत्तम का टिकट रद्द करने की अब मांग पर अड़ गए हैं। बात अगर राजस्थान की जाए तो 2023 के विधानसभा चुनावों में डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में 3 सीटें जीतकर बीएपी ने पहले ही बीजेपी के लिए खतरे के संकेत दे दिए थे। अपने पहले ही चुनावी मुकाबले में बीएपी ने 3 सीटें आसपुर, चौरासी और धरियावद जीतकर दक्षिणी राजस्थान में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरी। अब लोकसभा चुनावों में भारत आदिवासी पार्टी की एंट्री ने बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर मुकाबला बेहद ही रोचक बना दिया है। बात अगर बिहार की जाए तो चुनाव प्रचार में राजद नेता तेजस्वी यादव सरकारी नौकरी का मुद्दा जोरों शोरों से उठा रहे हैं। वो अपनी हर सभा में 17 महीने में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी देने के अपने सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और इसका असर युवाओं पर दिख भी रहा है। उनकी हर जनसभा में बड़ी संख्या में युवा देखे जा रहे हैं। बीजेपी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, लेकिन बीजेपी के इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए ठोस रणनीति बनाने के साथ ही अपनी खामियों को भी दूर करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो 400 पार का नारा बीजेपी लगा रही है और ऐसे में लेकिन अलग अलग राज्यों से तमाम तरह के जो रोड़े हैं वो बीजेपी के सामने आते दिखाई पड़ रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हालांकि प्रोफेसर सुनील शर्मा, नेता बीजेपी के, जुड़ गए हैं। आपका स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ प्रकाश त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़े हुए हैं। सुनील शर्मा जी, क्योंकि 400 पार का नारा आपकी पार्टी लगा रही है एनडीए के साथ, ऐसे में रोड़े तो अब 1000 दिखाई पड़ रहे हैं। क्या लगता है, राह आसान होने वाली है, चुनौती बढ़ने वाली है? सभी को प्रणाम। आप अपनी तरफ सभी को सादर प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, हाँ सुनील जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? आपने म्यूट कर रखा है। हेलो, आपको मेरी आवाज मिल रही है सुनील जी? क्या आप हाँ सुन रही है? हाँ, दोबारा से रिपीट करिएगा। बिल्कुल। देखिए सुनील जी, लोकसभा चुनाव को लेकर जो है बिसात इसके बीच चुकी है। नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं, चाहे तमिलनाडु की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, तमाम जगह पर वो जा रहे हैं, बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं क्योंकि 400 पार का आपका नारा है। लेकिन अब जो समीकरण बीजेपी के लिए अलग अलग राज्यों से बदलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या लग रहा है कि राह आसान नहीं होने वाली है, चुनौतियां बढ़ रही हैं?
मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। लोकतंत्र के इस पर्व में सभी की भागीदारी हो, पहले यह सुनिश्चित होना चाहिए। और रहा अलग अलग राज्यों से, ये हर बार के चुनाव में होता है। 14 में भी था, 19 में भी था, लेकिन ऐसी कोई रोड़ा नहीं है। समाज का हर वर्ग नरेंद्र मोदी जी से खुश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, मोदी सरकार से खुश है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, युवा वर्ग हो, महिलाओं का वर्ग हो, वह बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाला है। चलिए, बीजेपी नेता हालांकि तमाम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं, लेकिन सुनील जी, हरियाणा में किसान आपसे नाराज हैं, यूपी में ठाकुर समाज आपसे नाराज है, राजस्थान में आदिवासी वोट आपसे नाराज हैं, बिहार में युवा नाराज पड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव के जो है समर्थन में दिखाई पड़ रहे हैं युवा, पंजाब में किसानों ने बीजेपी के विरोध का ऐलान कर दिया है, गुजरात में राजपूत समाज केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध लगातार करें जब से उन्होंने हाल ही में समाज को लेकर, जो राजपूत समाज को लेकर बयान दिया था। तो पूरे अगर हम राज्य में देखें तो वहां तो बीजेपी के लिए जो है साफ तौर पर एक चिंगारी दिखाई पड़ रही है विरोध की। लगता है कि भले ही अभी कम दायरे में है, लेकिन असर कर सकती है। सुनील जी, मैं किसानों के बारे में बता दूं, किसान वर्ग खुशहाल है, संपन्न है। छोटे किसानों की आप बात करेंगे तो उनमें बड़ी खुशहाली की लहर है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो नीतियां किसान सम्मान निधि के माध्यम से उन पे पड़ने वाले बोझ को जो कम किया है, उससे जो छोटा किसान है वो बड़ा प्रसन्न है। जो 2 बीघे, 4 बीघे, 6 बीघे का किसान है, उसे ये लगता है कि जो सम्मान निधि आती है उससे जो हमारा खर्चा होता है किसी भी फसल को उगाने में, उसकी भरपाई वहां से हो जाती है और जो फसल उगती है, उत्पादन होता है, वह हमारा लाभ है। रहा ठाकुर समाज का विषय, ठाकुर समाज जो है, क्षत्रिय समाज, भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। नरेंद्र मोदी जी के लिए उन्होंने 14 में, 19 में बहुत बड़ी तादाद में वोट किया है। रहा उत्तर प्रदेश का विषय, तो योगी आदित्यनाथ जी बड़े नेता हैं, ठाकुर राजनाथ जी बड़े नेता हैं। और मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सत्येंद्र सिसोदिया भी ठाकुर समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी नहीं है, किसी एक जाति की पार्टी नहीं है। लेकिन सुनील जी, अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से इतना जनता खुश थी आपसे, तो आपने आरएलडी को क्यों अपने साथ लिया? भारतीय जनता पार्टी, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की, किसी एक जाति की, एक समुदाय की, एक धर्म की, एक पंथ की पार्टी नहीं। भारत के सीमा के अंदर भारत माता की जमीन पे रहने वाला कोई भी धर्म, समुदाय, पंथ, समाज, जाति, सबकी पार्टी है। सबको उसका उचित प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी ही केवल देने का काम करती है। कोई भी जाति का व्यक्ति हो, उसे उसका प्रतिनिधित्व मिल रहा है। अगर हम ठाकुर समाज की बात करें तो राजनाथ जी बड़े नेता हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी बड़े नेता हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वह ठाकुर समाज से आते हैं। ये नाराजगी छोटी मोटी चलती रहती है घर परिवार में। अगर कोई ऐसी बात है तो वहाँ उन्हें मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि नाराजगी, छोटी मोटी नाराजगी जो है वो है, छोटी मोटी नाराजगी लेकिन है। देखिए क्या होता है कि लोकतंत्र में कभी कभी क्या होता है कि किसी की अपेक्षा रही होगी मुझे यहाँ से टिकट मिल जाए, वो बाई चांस नहीं हो पाता है, तो उसमें लोगों को मना दिया जाता है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं है जितना मैसेज दिया जा रहा है। 14 में, 19 में ठाकुर समाज में, हाँ, आप आश्वस्त हैं कि छोटी मोटी नाराजगी का असर कुछ नहीं पड़ने वाला, ऐसा कुछ है ना? सुनिए, नहीं ऐसा कोई असर नहीं पड़ने, लोगों को मना जाएगा। और वो देख रहे हैं, वो राजनाथ जी की तरफ देखते हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी की तरफ देखते हैं। चलिए, मेरे साथ प्रकाश त्रिवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। त्रिवेदी जी, जिस तरीके से हालांकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो ठाकुर समाज का जो वोट है, राजपूत समाज का जो वोट है वो माना जाता है, लेकिन अगर हम राज्यवार तरीके से बात करें पिछले दिनों की आंकड़ों की, तो हर राज्य में कहीं ना कहीं, भले बहुत छोटे स्तर पर हो, लेकिन बीजेपी से जो है उखड़ता हुआ ये वोट दिखाई पड़ रहा है। तो क्या लगता है इससे त्रिवेदी जी, कहीं पर कोई समीकरण बीजेपी के लिए बदल सकते हैं क्या आगामी चुनाव में? बीजेपी की जो रणनीति है, इस बार उन्होंने जो चुनावी रणनीति इस बार बनाई है और जो उनकी योजना है, वो इस बार इस चुनाव को जाति और समाज से ऊपर उठ के सनातन और हिंदुत्व के साथ जोड़ के चल रहे हैं।
राम मंदिर बनाने के बाद जो वातावरण पूरे देश में बना है और हिंदू समाज में जो एक पूरा राम के प्रति, सनातन के प्रति, हिंदुत्व के प्रति, धारा 370 के प्रति जो भावना जागृत हुई है, उस भावना को लेके भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बनाई जा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का ये सोचना है कि कोई जाति सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण बहुत कम विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में काम करेगा। एक समग्र रूप से हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है। और इसीलिए इसी आधार पर मोदी जी ने 370 सीटें भारतीय जनता पार्टी को लाने की बात कही है और प्रत्येक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की भी बात कही है। उसके पीछे की रणनीति वही है। इसलिए आप देखेंगे कि जो उम्मीदवारों का चयन किया गया है, जो उम्मीदवार खड़े किए गए, उसमें भी अनेक स्थानों पर जातिगत समीकरण को दरकिनार किया गया है और ये देखा गया है कि उसकी हिंदुत्व की छवि कैसी है। तो सारा का सारा जो चुनाव है वो दो बातों पर डिपेंड है, सनातन और हिंदुत्व, और उसके अलावा मोदी जी के 10 साल का कामकाज और मोदी जी की गारंटी। हाँ, मेरे साथ बिल्कुल त्रिवेदी जी, मैं आऊंगी आपके पास, लौटूंगी। मेरे साथ कांग्रेस नेता, चुनाव की समग्रता जो है वो हिंदुत्व में समा गई है। ठीक है, मैं लौटूंगी। मेरे साथ कांग्रेस नेता आशीष कोडडिया भी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आपका स्वागत। और आशीष जी, आज का जो हमारा मुद्दा है वो थोड़ा आपके पक्ष में हो सकता है, क्योंकि ये जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि बीजेपी 400 पार का नारा तो लगा रही है, लेकिन हर अलग अलग राज्यों में जो है कई छोटे छोटे जो है रोड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस जो है वो आश्वस्त हो रही है? कॉन्फिडेंस कांग्रेस का क्या यहाँ पर बढ़ रहा है? आशीष जी, 400 पार का नारा एकदम जुमला है। इस बार बीजेपी 180 सीटों को पार नहीं कर पाएगी, जिसका आपको मैं उदाहरण देके समझाता हूँ। यूपी और बिहार को यदि मिलाते हैं तो लोकसभा की 139 सीटें होती है। इस बार यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है, बिहार में आरजेडी के साथ गठबंधन में है, और यदि दक्षिण की बात करें तो पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी पार्टी नेस्ता नाबूद हो गई है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, फिर ले लीजिए केरला, सभी राज्यों में बीजेपी नेस्ता नाबूद हो गई है। तो इनके माध्यम से बढ़ रही है ना, उत्तर भारत में अवश्य बढ़ रही है, लेकिन उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, यूपी में इन लोगों के इस बार 80 में से कितनी सीटें आएगी ये बीजेपी का स्वयं शीर्ष नेतृत्व नहीं बता पा रहा है। तो अपने आप में एक बीजेपी में भीतरी असमंजसता की स्थिति है। इसी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को फायदा मिलेगा कि जिसके माध्यम से बीजेपी को हम डिफीट करेंगे। हमारा उद्देश्य इंडिया अलायंस का प्राथमिकता केवल और केवल सत्ता प्राप्ति की नहीं है, किंतु जो संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, बेरोजगारी, गरीबी, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने न्याय पत्र में 5 न्याय की बात की है, यदि आपने पढ़ा होगा कि युवाओं को न्याय, महिलाओं को न्याय, हिस्सेदारी न्याय, संवैधानिक न्याय, किसानों को न्याय, तो इस न्याय को दिलवाने के लिए इस बार देश की जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट। सुनील जी देखिए, आशीष जी कह रहे हैं कि जो कांग्रेस की तरफ से 5 न्याय और 25 गारंटियों का जिक्र किया गया है, ये जो है भारी पड़ने वाले हैं आपके 400 के नारे पर, क्या जवाब दीजिएगा? मैं आशीष जी से क्या कहूँ, उत्तर प्रदेश में तो इनके पास प्रत्याशी है नहीं। माननीय सोनिया गांधी जी छोड़कर चले गए, माननीय राहुल गांधी जी अमेठी छोड़कर चले गए हैं। पहले उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहाँ 80 सीटें हैं, वहाँ इनके पास प्रत्याशी मिले हैं, गारंटी की बात कर रहे हैं। जो गारंटी इन्होंने दी थी 1947 की जीत को, वही पूरी नहीं की है। उसी का परिणाम है ये भटक रहे हैं। एक सूबा जो पूरे देश का सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ इनके पास प्रत्याशी नहीं है। हिंदी भाषी प्रदेश जितने, वहाँ इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं। कहीं ये आरजेडी के सहारे अपना जीवन काट रहे हैं, कहीं किसी के सहारे काटने का प्रयास कर रहे हैं। तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में, लेकिन सुनील जी चलिए, भले आप ये के बात कह रहे होंगे, बिल्कुल मैं मान रही, इस बात से कोई दो राय नहीं, लेकिन इस पर भी आप जवाब दीजिए कि क्यों बीजेपी अब दक्षिण भारत की तरफ जा रही है? क्या कहीं ना कहीं कोई डर, कोई घबराहट? नहीं, अभी पीएम नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे हुए थे। नहीं, कहीं कोई डर की बात नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चुनाव लड़ रही है। दक्षिण में का कोई मतलब नहीं। पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी निरंतर चुनाव लड़ती रही है, कहीं ज्यादा ये होती रहती है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक का जो नारा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था अखंड भारत का, वह सपना पूरा करने भारतीय जनता पार्टी जा रही है। इसलिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का
चलिए प्रकाश त्रिवेदी जी, इस बात का जवाब दीजिए कि जिस अखंड भारत की बात जो है भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या अखंड भारत सिर्फ राम मंदिर बनाने से, क्या अखंड भारत सिर्फ सीए पर काम करने से, धारा 370 पर काम करने से जो है एप्लीकेबल हो जाएगा क्या, या फिर जो रूट्स हैं, जो रूट लेवल की परेशानियां हैं उन पर भी काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है? तमाम योजनाएं लेकर आई बीजेपी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी भी क्या अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच पा रहा है धरातल पर? लता जी, 55 वर्ष के कांग्रेस के कुशासन के साथ जो देश त्रिवेदी से मेरा ये सवाल था, वैसे चलिए आप बोलिए। हमारी बेरोजगारी फैली थी, उसे करने में समय लगेगा। 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी ने इन सब को देखकर नीतियां बनाई, 3 वर्ष कोरोना में खराब हो गए। अब जो कालखंड आने वाला है 24 के बाद, नहीं सुनील जी, समय कैसा लगेगा? अभी तो जो आपके मुद्दे हैं 2024 के, इसमें तो धरातल की कहीं बात ही नहीं, यहाँ पर तो राम मंदिर की बात है, धारा 370 की बात है, सीए की बात है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। कोरोना के बाद पूरी दुनिया के बहुत से देश ध्वस्त हो गए। एक भारत देश है जहाँ निरंतर विकास के पथ पर काम हो रहा है। हाईवे हो, चाहे एयरपोर्ट बनाने का काम हो, चाहे विश्वविद्यालय खोलने का काम हो, शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन विपक्ष आप पर यह आरोप लगाता है कि काम सिर्फ एक ही विभाग में दिखता है, ट्रांसपोर्ट विभाग में सिर्फ काम दिख रहा है, सड़कों का जाल तो फैल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बाकी विभाग तो सुस्त पड़े हुए हैं। नहीं मैम, आप कैसे कह सकते हैं? रक्षा मंत्रालय को आप देख लीजिए, सीमा से लगा हुआ देश पाकिस्तान मजाल है, तो एयर स्ट्राइक के बाद दोबारा उसने कोई कार्रवाई की हो? जहाँ जिस देश में हर दूसरे दिन तीसरे दिन आतंकवादियों के द्वारा विस्फोट होते थे कांग्रेस की सरकार में, चाहता है इतने वर्ष हो गए, ये सुनने के लिए कान तरफ जाते हैं कि लोगों के वहां विस्फोट हुआ। आतंकवाद को जो नस्ते नाबूद किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, वो एक उदाहरण है पूरी दुनिया के अंदर, इसे कोई नहीं नकार सकता है। तो कुछ एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की हिम्मत हुई है दोबारा कोई कार्रवाई करनी। चलिए प्रकाश जी, मैं आपसे थोड़ी सी आपकी प्रतिक्रिया, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और चीजों को बहुत करीब से देखते हैं, लंबा अनुभव भी आपके पास है, तो ऐसे में जिस तरीके से 2024 के मुद्दों की अगर हम बात करें, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, राम मंदिर बनाया, बड़ी उपलब्धि थी, धारा 370, सीएए जो लागू किया गया, इसको लेकर उत्तराखंड में जो हालांकि ड्राफ्ट बना, इसको लेकर एक बहुत ही बेहतरीन ये यूसीसी को लेकर, माफ कीजिएगा, जो बेहतर पहल थी। तो क्या इन सब मुद्दों पर हम अगर बात करेंगे तो क्या हम जमीनी मुद्दों को भूल जाएं क्या? आपको लग रहा है कहीं, आपको भाषणों में या फिर आपको लग रहा है कि बीजेपी रूट्स पर कहीं काम कर रही है? ये आपका विश्लेषण क्या कहता है इस पर, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान है वो 2 स्तरों पर है। वैचारिक स्तर पर उन्होंने अपने देश में जो एजेंडा सेट उनको करना था, उन्होंने अपना एजेंडा सेट कर दिया है कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है वो जिस तरफ जाएगा उसकी सरकार बनेगी, बिल्कुल, और वो उन्हीं सारे मुद्दों को सामने ला रहे हैं। दूसरा, उनका जो संगठन है, उनका संगठन प्रत्येक बूथ पर काम कर रहा है, बूथ स्तर की समितियां हैं, पन्ना प्रमुख स्तर की उनकी समितियां बनी हुई हैं, और उनका संगठन बगैर उम्मीदवार का इंतजार किए काम करता है। तो लंबे अरसे से, पिछले विधानसभा चुनाव के तत्काल बाद से उनका कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपने अपने बूथ में सक्रिय है। और जो इस बार के चुनाव की सबसे खास विशेषता ये है कि जो विपक्ष है, विपक्ष के बाद एक जो शक्ति दिखाई देनी चाहिए या जो ताकत दिखाई देनी चाहिए वो बड़ी बिखरी हुई है विपक्ष की, और इसलिए लोगों के मानस का ये मानस ही नहीं बन पा रहा है कि अगर मोदी नहीं तो कौन। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आशीष जी देखिए, इसका जवाब विपक्ष के नेताओं को दम खम के साथ मुझे लगता है देना चाहिए, क्योंकि विपक्ष की जो भूमिका है बहुत ज्यादा निष्क्रिय है कहीं ना कहीं, जिसका लाभ सत्ता पक्ष उठा रहे हैं। ना आप अपनी आवाज को सत्ता पक्ष तक पहुंचा पा रहे हैं, ना जनता की आवाज आपके थ्रू सत्ता पक्ष तक पहुंच रही है। आशीष जी, जवाब दीजिए इसका। आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आशीष जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए सुनील जी, जिस तरीके से, हालांकि देखिए प्रकाश ने भी कहा, देखिए कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के जो बूथ स्तर के भी कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत ही मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, और जो एजेंडा सेट करना था बीजेपी को, बहुसंख्यक अगर आपके साथ आता है तो जाहिर तौर पर है कि आपको मुद्दों को बुलाने की जरूरत, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये बहुत सिंपल है, एक तरफा फिर लड़ाई चलेगी। ऐसे में नहीं लगता सर कहीं ना कहीं आपको सुनील जी, क्योंकि ऑब्वियसली आपने भी अपने बच्चों को पढ़ाया होगा, आपके भी जो है
यार दोस्त परिवार के मेंबर होंगे जो बाहर जाते होंगे, निकलते होंगे, सरकारी जो दुर्व्यवस्थाएं हैं उनसे दो चार होते होंगे, तो नहीं लगता कि जो रूट्स लेवल की चीज़ें हैं उनमें सुधार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बेशक आप प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट करने की जो मुहिम है उसको करने की कोशिश जरूर कर रहे हो, बहुत लंबा वक्त इसमें लगेगा, लेकिन नहीं लगता सर आपको कि जो धरातल पर चीजें बहुत ज्यादा बदहाल हैं, चाहे स्कूलों की बात हो, अस्पतालों की बात हो, रोजगार की बात हो, आम जनमानस की जरूरतों की बात हो, आज भी जो प्रति व्यक्ति की अगर आय की हम बात करें, जिसको आप ये कहते हैं कि 15,000 प्रति व्यक्ति आय पीएम नरेंद्र मोदी ने कर दी, लेकिन धरातल पर इतना नहीं है। ये चीजें रेक्टिफाई होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आपसे लोगों को उम्मीदें हैं। सुनील जी, चीज को बोलते हैं, मैं पूछना चाहता हूँ, उज्ज्वला योजना हो, आपकी आयुष्मान कार्ड योजना हो, शौचालय योजना हो, इससे आम जनमानस को अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को कितना लाभ पहुंचा है, इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार है? और मैं पूछना चाहता हूँ, शौचालय योजना, जन कल्याण योजना, और आपने गिनाई मुझे उज्ज्वला योजना, आटे दाल का भाव सर आपको पता है कितना पहुंच गया है? मैम आय देखिए, निरंतर जब देश प्रगति के मार्ग पर चढ़ता है, जब आय बढ़ती है तो आप समझिए थोड़ी महंगाई भी बढ़ती है, और जब विकास की गति बढ़ती है, विकास के लिए तो सब चीजों में थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी होती है, आप उसे समझने का प्रयास कीजिए। लेकिन मैं एक बात पर आना चाहता हूँ, जो त्रिवेदी जी ने कहा कि एजेंडा सेट करने वाली बात है, अटल जी की सरकार में जब हम ये काम नहीं कर पा रहे थे, राम मंदिर नहीं बना पा रहे थे, 370 नहीं बना पा रहे थे, यही विपक्ष पूछता था कि आपने भगवान राम की कसम खाई थी, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे तारीख तो छोड़िए, हमने उसका शिलान्यास किया, उसका उद्घाटन किया, ये सब भारतीय कोर्ट के आदेश के बाद अगर कोई सरकार कर सकती थी तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर सकती थी, हमने करके दिखाया। 370 पर ये अगर 370 छुएंगे तो देश में आग लग जाएगी, दंगे हो जाएंगे। बीजेपी का, लेकिन अगर जिस तेजी के साथ राम मंदिर को बनाने का काम किया, उसी तेजी के साथ जो कोर्ट में तमाम हजारों जो मामले लंबित पड़े, अगर उन पर एक्शन हो जाए ना तो सुनिए 500 वर्ष के बाद वो जो लंबित मामले हैं वो 47 के बाद के मामले हैं, लेकिन राम मंदिर का मामला 500 वर्ष का मामला है। ये भारत की सनातन संस्कृति का मामला है, ये भारत के उन सबसे बड़े वर्ग का मामला है, उनकी आस्था का मामला है, इसे कोई हल्के में नहीं ले सकता, इसे हल्के में लेने का प्रयास न करें। और केसों से तुलना भगवान राम के केस की नहीं हो सकती। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य था इस देश का कि भगवान राम के अस्तित्व को बताने के लिए कोर्ट को बताना पड़ेगा। जहां भगवान राम पैदा हुए, किसी कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा दिया था। आचरण में दिखना जरूरी है सुनील जी, भगवान राम की आदर्शवादी जो बातें हैं वो इंसान के आचरण में दिखना ज्यादा जरूरी है या फिर एक मूर्ति के तौर पर? मुझे बताइए। मैं इसका विरोध नहीं कर रही हूँ, लेकिन उस आचरण में आने के लिए एक समय लगेगा। वह समय चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, वह समय चाहिए नरेंद्र मोदी जी को। जब 55 साल से लेकर 60 साल के बीच में कांग्रेस का कुचक्र सरकार इस देश में चली है, कांग्रेस का षड्यंत्र चला है, षड्यंत्र से बाहर लाने के लिए देश को कम से कम 50 साल लग जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जो 15 से 20 साल तक 20 साल में उस काम यानी कि ये जिद आपकी है कि आप धरातल पर बात नहीं करेंगे। आपकी जो बातें सिर्फ राम मंदिर पर होगी, यूसीसी पर होगी, सीए पर होगी, 370 पर होगी, 3 तलाक पर होगी, बिजली, पानी, खाना, दाल, चावल, गैस, महंगाई, रोजगार, पलायन। लता जी मेरी बात सुनिए, विषय को हल्का मत करिए। 370 का विषय को हल्का मैं नहीं कर रही हूँ। अब ये हो गया सर, 2014 से आप अब यही राह गलाप रहे हैं, अब आगे नए मुद्दे को लेके आई ना सर। नहीं मैं आपके इसको 29 तक लेके जाइएगा क्या? ट्रांसपोर्ट पे काम हुआ है, जितना रोडों पे काम हुआ है, शायद 55 साल में देश में नहीं हुआ। और जहां से रोड निकल जाते हैं वहां से विकास की गति अपने आप प्रारंभ होती है, वहां से नीतियां और नहीं प्रारंभ होती हैं। तो क्या कारण है कि हर राज्य में राजपूत समाज आपसे नाराज है, जो कि आपका कोर वोट है? अगर आप इतनी बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं तो चाहे मैं यूपी की बात करूं, हरियाणा की बात करूं, राजस्थान की बात करूं, बिहार की बात करूं, पंजाब की बात करूं, गुजरात की बात करूं, मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी के अस्तित्व का चुनाव है ये। ठाकुर समाज कहीं नाराज नहीं है, वह नरेंद्र मोदी जी को देखता है, वह राजनाथ जी को देखता है। अच्छा, तो गुजरात में जो केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध हो रहा था सर, पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध क्यों हो रहा था? जाति की पार्टी नहीं है, पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध सर मुझे बताइए क्यों हो रहा था? पुरुषोत्तम रूपाला का विरोध क्यों किया जा रहा था गुजरात में? कोई कारण? मेरी बात सुनिए, कोई बयान अगर रैली में या कहीं भी कोई निकल गया
उन लोगों को समझाने का। मैं कहता हूं कि राजनीति में जब व्यक्ति होता है तो कोई ना कोई बात ऐसी इधर उधर हो जाती है, अपने लोगों को समझाया जाएगा। वो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर है। यहाँ चैनल पर बैठकर मैं कुछ कह दूं वो विषय नहीं है। नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी हैं विषय। भारत माता के विषय वो नहीं है, विषय जनता के मुद्दे होने चाहिए सर। सुनील जी, विषय आपके लिए जनता के मुद्दे होने चाहिए, ना कि कोई चेहरा। वो तो उनकी लोकप्रियता है क्योंकि नेता को पसंद करते हैं। नहीं करेगा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। आशीष जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आशीष जी, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए प्रकाश जी, इस तरीके से, हालांकि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी ने जो अपना वादा किया वो पूरा भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ राष्ट्रवाद के मुद्दों को अब अगर हम चुनाव की बात करें अभी हाल ही की, अलग अलग राज्यों में जाकर भुनाया जा रहा है, क्या राष्ट्रवाद के मुद्दे काफी हैं भारत को विकसित भारत बनाने के लिए? इसमें कोई दो राय नहीं कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोपरि है, सर्वोपरि सबसे पहले होनी चाहिए। लेकिन क्या इसके अलावा बाकी अन्य मुद्दे जो है वो दब जाएंगे इनके आगे? देखिए, ये मैं यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि विपक्ष को जिन मुद्दों को उठाना चाहिए, खासतौर से सरकार की जो विफलताएं विपक्ष को जानकारी में है, वो चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, या लोगों के जीवन यापन के क्षेत्र में हो, तो उन क्षेत्रों में सरकार जहां पर असफल रही है, जिन मुद्दों पर सरकार असफल रही है, आप देखिए विपक्ष भी उन मुद्दों को कहाँ उठा रहा है। विपक्ष भी जो मुद्दे उठा रहा है वो कहीं पे अपने घोषणा पत्र में वो इस चीज की चिंता करता है कि वो अल्पसंख्यक वर्ग का ख्याल रखेगा, वो इस चीज की, वो मोदी जी के ऊपर सीधे हमले करता है, या भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है आरएसएस, उसके ऊपर हमला करता है। तो विपक्ष उन मुद्दों को उठा कर रहा है कि वो विपक्ष के पास वो आंकड़े है का कि पूरे देश में किस तरह से बेरोजगारी अगर बढ़ रही है तो किन किन जगहों पर बढ़ रही है, क्या बीजेपी शासित राज्यों में बढ़ रही है या अन्य कहीं बढ़ रही है, केंद्र सरकार की कौन कौन सी योजनाएं जमीनी तौर पर सामने तो अच्छी दिख रही है लेकिन जमीनी क्रियान्वयन उनका कितना खराब है, ये सब मुद्दे कहाँ उठाए जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ कि विपक्ष का एजेंडा भी मोदी जी ने ही सेट कर दिया है। मोदी जी जैसा चाह रहा है विपक्ष वैसा ही बोल रहा है। बिल्कुल। ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें सत्ताधारी दल ने विपक्ष का एजेंडा भी सेट करके बना के दिया हुआ है और उसी एजेंडे पर विपक्ष चुनाव लड़ रहा है। बिल्कुल। आशीष जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मैं आपसे आखिरी कमेंट ले लूं इस पर। आशीष जी, विपक्ष क्यों बीजेपी के बनाए हुए एजेंडे पर काम कर रही है? ये क्या दुर्भाग्य नहीं इस देश का? देखिए, शायद जिन्होंने यह टिप्पणी की उनको दिन में दिवा स्वप्न देखने की आदत है। विपक्ष मोदी जी के एजेंडे पर कार्य नहीं कर रहा है, किंतु मोदी जी को इस बार लोहे के चने चबाने के बराबर चुनाव जीतना लग रहा है। अतिशयोक्ति कर देते हैं सर आशीष जी, ये अतिशयोक्ति हो जाती है फिर इस तरह की बातें करना। अतिशयोक्ति होती है कि आप लोहे के चने चबवाएंगे मोदी को। लग रहा है वास्तविकता, दरअसल की राजनीति का परिदृश्य एकदम विपरीत है। दक्षिण में जाइए, उत्तर में जाइए, यूपी और बिहार क्या कहता है। 139 सीटें बिहार में इस बार नीतीश कुमार जी और बीजेपी पूरी तरीके से खत्म हो गई है, ध्वस्त हो गए। और जहां तक यूपी की बात है, वहां अखिलेश जी इतने बड़े स्तर पर और व्यापक स्तर पर उनका चुनाव प्रचार चल रहा है, कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार कर रही है। लेकिन बीजेपी के पास हर राज्य में अंकगणित का खेला भी तो है ना आशीष जी, इस बात पे भी तो गौर कीजिएगा। और सदन में और हर जगह पर अंकगणित चलता है। अवश्य अंकगणित का खेला और उस पर उसमें आप पीछे हैं। यही दुर्भाग्य है, विपक्ष पीछे होने के बाद भी अपनी बातों को हालांकि नहीं रख पाता है, जो कि खामियाजा इसका हालांकि आम जनता को भुगतना पड़ता है। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि कांग्रेस किस तरीके से बीजेपी को लोहे के चने चबा पाती या फिर एक बार फिर से जो है मोदी सरकार के हैट्रिक लग पाती। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का जोड़ने के लिए मेरे साथ। सुनील जी बहुत शुक्रिया, आशीष जी बहुत शुक्रिया और प्रकाश त्रिवेदी जी बहुत शुक्रिया आपका हमसे अपनी बातों को साझा करने के लिए। और इसी के साथ इस खास डिबेट बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एमवी नेटवर्क। नमस्कार।